हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। हम लोग यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी से। इस सीरीज में आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में मैंने सबको अरेंज करके 1 2 3 4 करके डाला हुआ है। हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के सारे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ये सब कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, पॉलिटी कवर कर लिया है। आज हम लोग इकोनॉमी करने जा रहे हैं। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसको कवर करेंगे। अच्छा, आप इस जो पूरी सीरीज है उसको आप कहीं से भी उठा के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप इकोनॉमी का पहला देख रहे हो तो आज आप इकोनॉमी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जाके आप बचे हुए जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना। ठीक है, ठीक है। फिर इसको अच्छा, इस एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। हम लोग पहली चीज उसमें एनालिसिस में ये कवर करते हैं, टफनेस लेवल क्वेश्चन का क्या था। टफनेस लेवल क्वेश्चन इजी कैटेगरी का था, मॉडरेट था या टफ था। फिर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था या आप उसको स्किप कर देना चाहिए था। ठीक है, कोई ट्रिक इन्वॉल्व है उसको सॉल्व करने में तो हम उसको भी देखते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कौन से सोर्स से वो क्वेश्चन कवर हो सकता था। और इन सबको देखते हुए हम ये देखते हैं कि 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें हम इन सब चीज़ों का हेल्प कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स डिड इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू द एग्रीवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो था मैं बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मॉडरेट लेवल में इसको रखूंगा मैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रही होगी। अब ये आपको पीवाईक्यू से हैंडल हो पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ देखो, पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र बार बार होता है, कई क्वेश्चंस में हुआ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये सब चीजें ढंग से पढ़ के जानी चाहिए वहां पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस बंदे का भी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से अटेम्प्टेबल क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। देखो, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है ना, ये फिस्कल इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो होती है, और जो टैक्सेस होते हैं उनको रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगी, और जो टैक्स होगा स्पेंडिंग को बढ़ा देगी और जो टैक्सेस लगाती है ना लोगों को, उसको कम कर देगी। ये इसलिए करेगी ना, अगर स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी में जब स्पेंडिंग बढ़ाएगी ना गवर्नमेंट, तो इकोनॉमी में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, बाकी सेक्टर भी जो होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगा। ठीक, तो स्पेंडिंग बढ़ाने का ये फायदा होता है। और टैक्सेस घटाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, स्लो डाउन के समय में ये सब करने से फायदा होता है। जिसको इतनी बात पता होती है वो ये क्वेश्चन देख लेता है। इसके पहले, इस पे आने से पहले एक बार मॉनेटरी पॉलिसी भी देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट खुद देखती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो आरबीआई देखती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एक्चुअली रीजन ये होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में से जो पैसा है उसको निकालेगी, विड्रॉ करवाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स आपने पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ा होगा। तो उसको यूज करके वो क्या करती है, मार्केट में से जो रुपया है उसको सक करती है। ठीक, उससे क्या होगा कि अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये सब टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है इसके थ्रू, और ये गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद यूज करती है फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, अब जिस बंदे को फिस्कल पॉलिसी के बारे में इतनी क्लैरिटी होती कॉन्सेप्ट की, वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेता। क्योंकि देखो, अब वही बात यहाँ पे आएगी। मैंने आपको भी क्या बताया, फिस्कल पॉलिसी का जो होता है, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत अगर स्लो डाउन है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। बस इतनी बात पता होनी चाहिए थी, स्पेंडिंग बढ़ाएगी और टैक्स कम करेगी। अब देखो, इन्हीं का यूज यहाँ पे है, ये डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, ये टूल क्या गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो क्या इकोनॉमी में स्लो डाउन, इसके बाद स्लो डाउन नहीं तो आया था ना, ये यही बात कर रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, मतलब स्लो डाउन चल रहा है। इसको फाइट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट अगर अपनी फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी कर देगी, ये एक्चुअली स्पेंडिंग कम कर रही है। तो स्पेंडिंग कम करने से बात नहीं बनेगी, स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई गलत। ठीक, स्पेंडिंग क्योंकि यहाँ पे कम हो रही है और हमको स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड ड्यूटीज। अब ये सब क्या है, इसको मतलब ही नहीं, लेकिन टैक्सेस की बात देखो, इंक्रीजिंग टैक्सेस। अगर आप टैक्स बढ़ाओगे, मैंने आपको यही तो बताया ना, टैक्स कम करना पड़ेगा। अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोगों के पास पैसा कम रहेगा। ठीक है, मार्केट में
लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए पैसा कम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस चीज से आप फिस्कल पॉलिसी का यूज करके आप स्लो डाउन से फाइट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये बात सही है, रिड्यूसिंग टैक्सेस, अगर आपने टैक्सेस कम किया तो ऑब्वियस सी बात है स्लो डाउन से आप फाइट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आपको एक चीज ये बोल सकता हूँ, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से हैंडल होंगे भी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आप ये सब चीजें थोड़ा ढंग से करके जाओ, जैसे फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक, फॉरेक्स रिजर्व क्या होती है, ये सब चीजें थोड़ा ढंग से करके जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दी गई है और ये बोला गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है, कुछ भी नहीं पता होता ना, ये रिपोर्ट कौन निकालती, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो, या मैं उसको ये ऐसे देखता हूँ कि आप थोड़ा स्मार्ट माइंड अगर यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आपका हो जाता। कैसे हो जाता मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एक भी रिपोर्ट नहीं पता होती, एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई चीज होगी, ठीक है, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, ये सब इनकी बात हो रही होगी। यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लग रही है, यही तो लग रही है, यूएनईपी, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो डी का हो गया 2, डी का 2 होते ही आपका ये कट गया और ये कट गया, ये 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शन अब आपके पास, ठीक। अब इसके बाद देखो ए जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कितनी बार पूछा है पीसीएस ने ये चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, कौन निकालता है ये, अब ये सबको पता है ना, ए निकालता है 3, ठीक, ए मतलब यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है यूएनडीपी, A3। अब A3 इसमें देखो दोनों में कॉमन है, तो इससे बात नहीं बनी। अब अगली बात आप यहाँ पे ये देखो, वर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात बचे ये दोनों, इसमें ट्रेड यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, ठीक है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के कोरोलरी होते हैं, तो यहाँ पे यही तो होगा ना, यूएनसीटीएडी होगा, इन्वेस्टमेंट की बात है तो ट्रेड की बात होगी, तो ये वाली जो चीज है रिपोर्ट है ये यही निकालेगी, ठीक है। और वर्ड बचा फिर वर्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये निकालेगा आईएमएफ। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से भी, अगर आपको नहीं भी पता है रिपोर्ट के बारे में, तो भी आप थोड़ा सा गेस करके सही आंसर तक पहुंच सकते थे। मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप रेस से धीरे धीरे करके बाहर होते चले जाओगे, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर गलत करते हुए चले जा रहे हो तो, ठीक है, तो इनको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी पेपर में। अच्छा चलो ठीक है, 2025 के लिए, लेकिन ठीक है यहाँ तो स्मार्ट वर्क हो गया, लेकिन हर बार ये चीज काम नहीं करेगी। तो आप जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूएनईपी है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ था ऊपर यूएनईपी हो गया, ठीक है, आईएमएफ हो गया, यहाँ पे था वो भी, डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती हैं उनको आप एक लिस्ट बना के याद कर लो, ठीक, इतना काम करके जाना 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीम के नाम दिए गए हैं, उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, अर्लीस्ट टू लास्ट। ये क्वेश्चन को मैं टफ कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि यार बहुत ही अजीबोगरीब स्कीम थी और एग्जैक्टली डेट किसको याद रहता है, इसमें ना कोई ट्रिक लग सकती है ना कुछ लग सकता है, अगर किसी ने याद किया है तो हो सकता है, लेकिन इस टाइप की स्कीम भी कौन याद करके पहुंचता है। तो मैं ये बोलता हूँ ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कैटेगरी में रखूंगा, इसको आपको छोड़ देना चाहिए था, इसमें कोई भी दिमाग लगाने का कुछ नहीं चलने वाला था, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़े टफ टाइप की स्कीम थी, जैसे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब आई यार, ये भी किसको आइडिया होगा, ठीक है। वैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एग्जैक्ट डेट किसको पता होगा। ये वाली जो स्कीम थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये थोड़ी स्कीम ऐसी है जो आप पीवाईक्यू में देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये सब जो है ये एमजी नरेगा जो स्कीम है उसकी प्रीकर्सर है, ठीक है, उसके पहले यही सब स्कीम चलती थी। तो इन लोग बारे में, इनके बारे में फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था। और जो थोड़ी बड़ी स्कीम है ना जो पहले से चल रही है, जैसे मनरेगा हो गया, एमजी नरेगा इसको बोलते हैं, मनरेगा हो गया, आईसीडीएस हो गया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, ये ऐसी और भी हैं। तो ये सब कब स्टार्ट हुई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ के भी जाओ, और ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई है, इनके प्रोविजंस क्या है वो भी देखो, और ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई है ये आप करके जाओ। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप पीवाईक्यूज उठाओगे तो आपको वहाँ पे इस टाइप की स्कीम्स दिख जाएंगी, तो उनको भी आप एक जगह पे लिखो और उनके बारे में जान के चलो एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई वो, जितनी याद हो पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी याद करने का मतलब नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा छोड़ देना, लेकिन अगर कुछ इस टाइप की आ गई ना स्कीम जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यार ये ऑलमोस्ट क्या होता है, आप इसको मेंस में भी यूज करते हो, प्री में भी यूज करते हो, बड़ी स्कीम्स हैं, तो इनका डेट आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि मेंस में भी काम आ जाएगा आपके ये, तो इनको याद करके जाना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, और ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, ये ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपको गलत नहीं करना चाहिए था। ईजी क्वेश्चन है और ये मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन भी है, मस्ट अटेम्प्ट है, ये आपको गलत नहीं करना चाहिए था। इसमें देखो एक सिंपल सी ट्रिक बोल लो उसको, या स्मार्ट माइंड मैं बोलता हूँ लगाना, वो अगर आप यूज करते
आपका आपकी बात बन जाती। देखो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में पहली बार आई थी, तो सबसे पहली स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, 15 अगस्त 2014 में, ठीक है। उसके बाद जो मेजर स्कीम लॉन्च हुई थी वो स्वच्छ भारत मिशन ही हुई थी। और ये इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2 अक्टूबर को 2014 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। एग्जैक्टली ये आपको पता होनी चाहिए थी। ये इतना मान के चल रहा हूँ कि भाई अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए। इतना ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता होती, बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो भी आपकी बात बन जाती। देखो आयोग जानबूझ के कई बार ऐसे दिखाती है कि भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन वो उतना टफ होता नहीं है, इतनी नॉलेज से ही हो जाता आपका। एसबीएम देखो ये है, ये सारी। और दूसरी बात ये देखो जितनी स्कीम है आपको मैं मान के चल रहा हूँ, ये सब देख के आपको याद हो जाएगा कि ये सब मोदी गवर्नमेंट के समय ही लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, फिर हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, ये सब भी रिसेंट में लॉन्च हुई है, ठीक है, पिछले 10-12 साल में। तो आपको ये पता होना चाहिए सब मोदी गवर्नमेंट के समय हुई है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के समय इनमें सबसे पहले कौन सी हुई, ये हुई है। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना होती तो वो सबसे पहले होती। तो अगर आपको ये पता है कि मोदी गवर्नमेंट के समय अगर कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है, इनमें ये सारी उसमें लॉन्च हुई है, तो अगर कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है उसमें सबसे पुरानी स्कीम स्वच्छ भारत मिशन है। इतनी भी अगर आपको नॉलेज होती, ये देखो वन सबसे पहले सिर्फ इसमें आ रहा है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ये इनफैक्ट इसीलिए डाला गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, काम आसान हो गया, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर फिलहाल मैं आपको बता दूं ये 2014 में लॉन्च हुई थी, ये 15 में, सॉरी ये 16 में, और ये 17 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अभी आपको आगे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका काम हो गया, स्मार्ट वर्क से भी हो गया। फिर भी मैं आपको बोलूंगा वही जो आपको पिछले क्वेश्चन मैंने बोला था कि एक स्कीम की लिस्ट बनाओ जिसमें ईयर लिख लो मेजर स्कीम की। ये सब मेजर स्कीम है, एक्चुअली सारी मेजर स्कीम है। ऐसी पीएम किसान भी है, ठीक है, पीएम किसान हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। ऐसे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो मेजर स्कीम्स है, जिनका नाम आप अक्सर पेपर में अभी भी देखते रहोगे। इनके बारे में एटलीस्ट ये कर लो जो मोदी गवर्नमेंट के समय लॉन्च हुई है, उनका ईयर देख लो, ठीक है, उनको लिस्ट बना के लिखो और याद करके जाओ। उससे आपका थोड़ी सी हेल्प, अगर कुछ भी याद हो गया ना, मैच द फॉलोइंग में लगाने को आ गया, ठीक है, या फिर अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को अगर आप उसमें एक दो स्कीम भी याद आ गई तो आपके काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। स्कीम वाले क्वेश्चन देखो गलत मत करना, क्योंकि बहुत ही कुछ हल्का सा पढ़ के भी आपके 2-3 सवाल सही होने वाले हैं वहां पे। फिर से वही बात आ गई, मैं फिर इसको इजी कैटेगरी में इसी रखूंगा क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अगर किसी को भी याद होता अक्टूबर में ही, जो मैंने आपको पहले बताया, अक्टूबर में गांधी जयंती के समय, क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता अभियान गांधी जी ने भी चलाया था। उनका एक बहुत ही प्रिय वो था, ये क्या बोलते हैं उसको, एक कॉज था, बहुत ही प्रिय कॉज था कि भाई भारत को स्वच्छ बनाना है, इसीलिए 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। तो अगर इतना भी पता होता ना, बस इतना कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, बस यहीं से आपका आंसर आ जाना था। C2 ये रहा, ठीक है। देखो स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन गलत मत करना, ये सिर्फ एसबीएम की नॉलेज से ही हो जाने वाला क्वेश्चन था। देखो स्कीम के बहुत सारे क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करी गई है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं 4 के चारों, और उनके बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, जो पेंशन वेंशन वाली स्कीम होती है, ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में रखते हैं। और यहाँ पे दिया है बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तभी तो आपको बाद में पेंशन मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एनपीएस में आप कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो। तो आप पहले कंट्रीब्यूट करोगे, फिर बाद में गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा डाल के आपको कुछ वहां पे लास्ट में वो पेंशन मांगती है आपकी। तो ये दिया गया यार, ये टफ क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता इतना किसी को याद नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ एक बात मैं बोलूंगा, जो थोड़े पुराने कैंडिडेट होंगे जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। अटल पेंशन योजना बेनिफिशियरी के चॉइस के हिसाब से होता है, ठीक है। आप जो बेनिफिशियरी वो खुद डिसाइड कर सकता है उसको कितने रुपए डालने हैं उसमें, ठीक है, फिर उसी को गवर्नमेंट मैच करती है। तो उनको ये बात पता होगी, तो वो इस क्वेश्चन को मे भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी नॉलेज से ये क्वेश्चन हो जाना था। डी वन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे D1, इतनी नॉलेज से हो जाना था। लेकिन फिर भी मैं इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि ये बात सबको नहीं पता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। और इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं यार, सारी स्कीम में उसके प्रोविजंस क्या है इतना याद करने कौन बैठा, वो भी इतनी पुरानी स्कीम है। देखो हमेशा एक बात ध्यान दो, जो पुरानी स्कीम से कोशिश ये करना कि उनका थोड़ा ईयर याद करना। पीसेस की मैं बात कर रहा हूँ, पीसेस में उनका एक आप ईयर याद कर लेना, ठीक है। ब्रॉडर थीम तो आपको उनके नाम देख के पता चल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली प्रोविजंस क्या है वो याद करने की उनमें जरूरत नहीं। लेकिन जो रिसेंट स्कीम चल रही होंगी, ठीक है, पिछले 1-2 साल में, उनके बारे में आप थोड़े उनके प्रोविजन अच्छे से देख के जाना। लेकिन हाँ अगर पीछे की कोई स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है, जैसे आईसीडीएस है, ठीक है, मिड डे मील है, ठीक है, पीडीएस है, ये सब बहुत बड़ी स्कीम हो जाती है। ऐसी स्कीम के बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। फिर देखो फिर आ गया
आपको स्कीम के नाम दिए गए थे, क्रोनोलॉजी में लगाना था। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 स्कीम दी गई। अब देखो यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क आप करते, आपका आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 2024 में 15 अगस्त 2024 को, तो सॉरी 2014 को पहली स्कीम थी जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, मोदी 1.0 में। ठीक है, ये पहली स्कीम थी। अब एक बात तो ये हो गई, मोदी के समय की पहली स्कीम ये थी। ठीक है, उनके पहले मोदी जी की गवर्नमेंट जब बनी, उसके पहले ये सारी स्कीम देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप PYQ देखोगे तो आपको इतना आइडिया होगा, ये सारी स्कीम उसके पहले की लॉन्च हुई है। नाम से पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पहली लॉन्च हो गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी पहले हो गई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सब उसके पहले की स्कीम है। तो अगर बस आपको इतना पता होता है कि यार ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें पहली स्कीम थी और बाकी स्कीम उसके पहले की है, तो बस मतलब 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए था। हो गया आंसर ये। इतनी नॉलेज आपका हो जाता, इनकी एग्जैक्ट डेट वेट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें थोड़ा सा एग्जाम में हेल्पफुल होती है, तो थोड़ा दिमाग को खुला रखो वहां पे। ठीक, आपके पास डेटा होने चाहिए, बिना डेटा के देखो दिमाग क्या ही खोल के कर पाओगे। इतना डेटा तो आपको चाहिए था ना कि ये स्कीम ये अब सबसे पहले लॉन्च हुई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन थोड़ा, तो मैं वही कह रहा हूँ, जितनी लिमिटेड डेटा है उसको अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपको इशू फेस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आए भी हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं एक काम ये करूंगा, इस पे एक टेलीग्राम पे मैं पूरा एक लिस्ट बना के दे दूंगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट स्कीम जिनके बारे में आपको डेट पता होनी चाहिए, और कुछ स्कीम ऐसी जो जिनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना के दे दूंगा। लेकिन आप कमेंट करो, उसके बाद ये काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप पहली चीज़ तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम लोग बहुत सारा कंटेंट और लेके आ रहे हैं, पीसीएस स्पेसिफिक कंटेंट, खास करके यूपी पीसीएस स्पेसिफिक कंटेंट बहुत सारा लेके आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो उसको जितना हो सके। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया, चैनल का लिंक दे दिया आपको। आप उसको कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है उसका लिंक, और उसके साथ साथ मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ये देखो, हमने एक्चुअली बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। ये देखो, ये आपके सामने, एक मिनट, ये वाला जो इनिशिएटिव है मंथली करंट अफेयर्स का है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट नोट्स है, लेकिन एग्जॉस्टिव कवरेज है। आप एक बार पढ़ के देखना इसको, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सब फ्री में मिल जाएगा, किसी का भी कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप जाके उसको आराम से देखो। मैंने काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया टास्क, और इस टाइप का आप देख सकते हो न्यूज़ कैसे कवर है इसमें। ठीक है, अच्छे से इसको आप करके जाओ, मंथली वाइज आपका कवर होता जाएगा। इसको लगाने के साथ साथ इन्हीं ये जो पीडीएफ बनाई, इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बनाए। ये देखो, क्वेश्चन भी जो जिस तरीके के यूपी पीसीएस ने इस बार पूछे हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है अभी। ठीक है, फिर ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, फिर ये देखो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, फिर टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, फिर सिंगल पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। तो मैंने एग्जैक्टली पूरी कोशिश यही करी है कि हम लोग मैच कर पाए जिस तरीके से यूपी पीसीएस ने इस बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप पहले पीडीएफ में जाके वो आप वो देखो, हमारा वो पीडीएफ मंथली मैगजीन जो है उसको देखो, उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को लगाओ। इससे क्या होगा कि आपका एक बहुत ही होलिस्टिक कवरेज होता जाएगा। और इन्हीं दोनों चीज़ों पे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। ठीक है, मंथली जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ही मैंने पूरा डिटेल में उसको समझाया हुआ है, जो की कॉन्सेप्ट उसमें यूज है। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ आपको ज़्यादा इंफेसिस देनी है, वो सब मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखो, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है इन पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर इतना आप काम करोगे तो आपका मंथली ये कवर होता हुआ चला जाएगा। अब से हर महीने में मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करूंगा, तो आपको टेलीग्राम पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन है, आपको 3 इवेंट दिए हैं यहाँ पे, और 3 चीज़ें दी हैं। विच अबव इवेंट्स कैन बी कंसिडर एज स्टेप्स टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जिसको बस इतनी नॉलेज होती वो ये क्वेश्चन आराम कर लेता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मस्ट अटेम्प्ट कैटेगरी में, और सही भी करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत करके आ रहे हो, अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको सही करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है आपको अटेम्प्ट तो करना चाहिए था, लेकिन मे भी चलो गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करो वो क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था जो अटेम्प्ट करने के बाद सही होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वही है कि आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, उसके साथ साथ आप लोन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, पेंशन प्रोवाइड करते हो, ये सारी सर्विसेज आपको
गरीब और जो अंडर सर्व्ड एरिया है जैसे ग्रामीण इलाके हैं वहां पे आपको ये सब चीजें पहुंचानी, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होता, इतनी बात पता होती, ये क्वेश्चन बड़े प्यार से होता। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय जब 1960s में ये सब चीजें हो रही थी, उस समय एकदम से बैंकों में एक ट्रेंड देखा गया था कि जो प्राइवेट बैंक्स थे वो क्या कर रहे थे, लोन और अपनी ब्रांचेस मैक्सिमम क्या कर रहे थे, जो अर्बन एरियाज थे उनमें कंसिडर करते थे, और उसके साथ साथ लोन भी सिर्फ ये अमीरों को देते थे। ठीक है, तो एक तरीके से नेशनलाइजेशन इसीलिए किया गया ताकि बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाई जा सके। ठीक, तो ये एकदम सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, नाम में यार रीजनल भी है रूरल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही होगा। ठीक है, इनका भी काम वही है कि गांव में जाके गांव देहात में ब्रांचेस खोलो, और वहां पे ये एक्चुअली फंक्शन ही करते हैं। वहां पे जो छोटे लघु कुटीर उद्योग है, एमएसएमई जिनको बोला जाता है, एमएसएमई हो गया, ठीक है, इन सबको लोन प्रोवाइड करो। एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, ये भी वही बात बोल रहा है कि भाई जो बैंक ब्रांचेस हैं उनको ये बोला गया कि भाई आप एक विलेज को अडॉप्ट करो। विलेज को अडॉप्ट करके ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप लोन वगैरह ही दोगे ना, और क्या करोगे वहां पे। तो ये भी सही हो गया, तो तीनों इसके आंसर में तीनों सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब यहां से देखो 2025 के लिए मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा। अब जहां से हमको एक बात समझ में आ रही है कि यार ये कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो मेंस में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप हो सकता है प्री में पढ़ के ना आ जाओ, लेकिन अब जो बंदा मेंस की तैयारी एक बार कर चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नहीं करी है तो आप कुछ कॉन्सेप्ट देख के जाओ। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे क्योंकि वो मेंस वाले टॉपिक है ना, तो उनमें क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे और सिंपल ही लगेंगे आपको। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एसएचजी पे क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो फाइनेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आ सकता है, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख ही लिया। ठीक है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट इस पे आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मेंस के टॉपिक है, सिलेबस उठाओ, इस टाइप की जो चीजें आपको दिखे इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते पहुंचो, अगर आपने पहले नहीं देखा है। अगर आपने मेंस की एक बार तैयारी अच्छे से करी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये सब चीजें ठीक कर जाओगे, तो देखने की ऐसा जरूरत नहीं है प्री से। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला विद रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मैं देखो इस क्वेश्चन को सिंपल कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, सिंपल इसलिए बोलूंगा यार इस पे इतनी बार क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू, अगर आप उठा के देखोगे तो भरमार मिल जाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आईसीडीएस हो गया, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पीडीएस जो होते हैं उनके बारे में आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सब आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए अगर आप बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें आप देखो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इट कवर्स अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कुछ स्कीम्स या एक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ के जाना चाहिए, ये उसमें ये भी आता है, इसके प्रोविजन आपको डिटेल पता होनी चाहिए थे। 75% रूरल एरिया और 50% अर्बन एरिया को पॉपुलेशन कवर करता है, बिल्कुल सही बात है। जिसको कि अगर आप सम करोगे तो कुछ 66.7 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो इतना बनता है, 66.7 या 67 बनता है। कमेंट बॉक्स में लिखना आप कितना एग्जैक्टली बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कह रहा है इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने बात करी है। ठीक है, जैसे इन लोगों क्या होता है, ये जो 75% और 50% अर्बन एरिया, इनको पीडीएस के अंतर्गत क्या होता है, राशन शॉप से, ठीक है, सब्सिडाइज राशन शॉप से सब्सिडाइज रेट में क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं। ठीक है, 3 रुपए में राइस, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में मोटा अनाज। ठीक है, इस टाइप से इनको मिलता है। अच्छा बाकी क्या होता है, इसने ये भी बात करी है कि जो वुमेन के लिए क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन है, ठीक है, उनको 6,000 रुपए मिलना चाहिए। 6,000 रुपए इसलिए मिलना चाहिए जब प्रेग्नेंट है उस समय, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो प्रेग्नेंट है, इसमें कोई काम नहीं कर सकती। तो उसी चीज को वो करने के लिए, ठीक है, उसी चीज को फैक्टर इन करते हुए ये बोला कि ठीक है 6,000 रुपए दो, ताकि इस समय काम कर नहीं सकती है तो बच्चे के लिए कुछ पैसा लगेगा, उनको अपने स्वास्थ्य में भी पैसा लगेगा, तो उस चीज के लिए उनको पैसा मिलता है। चिल्ड्रन के लिए क्या बात करी गई है, एनएफएसए में चिल्ड्रन के लिए बात करी गई कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चों को। और कैसे मिलता है, आईसीडीएस के अंतर्गत मिलता है। जो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में 6 महीने से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको पोषाहार मिलता है। ठीक है, और जो इससे ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील के अंतर्गत, जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील के अंतर्गत स्कूल में लंच मिलता है। ठीक है, तो ये है, ये इसकी बात करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही है। इट वॉज इन्फोर्स ऑन जुलाई 5, 2010। अब देखो जिन लोगों ने ढंग से स्कीम नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है वो ये और ये तो ठीक कर गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए देखो ईयर याद करके अच्छे से जाओ, 2013, और ये पता होना चाहिए था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये एनएफएस से 2013 में। ठीक है,
जैसे एमजी नरेगा है 2005 में, अब वो तो पता ही, वैसे ये भी पता होना चाहिए था। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया गलत और ये दोनों हो गए सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। भाई अब ये देखो, ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन था लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ही गलत बना दिया, इसीलिए अब कोई फायदा रह नहीं गया इस क्वेश्चन का लेकिन ये वैसे इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन इसलिए था। अब ये देखो, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसा तो नहीं है ना, डेवलपिंग है। देखो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग। अंडर डेवलप्ड एक होगी, ठीक है, सूडान उड़ान इस कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक। एक होती है डेवलपिंग, इंडिया इस कैटेगरी में आती है ना, डेवलपिंग, हम डेवलपिंग नेशन है। आपने पेपर उठा के देखते हो हर जगह ये सब बातें लिखी थी, डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड कैसे हो जाएगा इंडिया, ठीक है। हम जीडीपी साइज के हिसाब से वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। और एक होता है डेवलप्ड, डेवलप्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप वाली, वो सब उसमें आ जाती है, यूएसए आ गई तो वो सब डेवलप में आ जाती है, हम लोग इस वाले इसमें लाई करते हैं, तो ये हो गया गलत। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट एकदम सही था, ठीक, ये स्टेटमेंट एकदम सही था। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब वही होता है कि यहाँ पे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट इंटिटीज भी हैं जो कि काम कर रही है, जिनको आप पीएसयू बोलते हो, ठीक है, तो उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जे एम कीन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो ये ऑप्शन सही, ये आपको पता होना चाहिए यार, ये जे एम कीन्स नहीं थे, ठीक है, जिनको बोला जाता था, ये एडम स्मिथ को बोला जाता था, एक्चुअली एडम स्मिथ को बोला जाता था, इतना पता होना चाहिए। फादर ऑफ इकोनॉमी कभी ना कभी तो आपने तैयारी के समय ये सुना ही होगा, एडम स्मिथ थे वो, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बहुत फेमस बुक है, ठीक है, एडम स्मिथ थे वो, तो ये गलत हो गया। लेकिन अब क्या है कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में ये समीकरण नहीं बन रहा जिसमें 2 ओनली करेक्ट आंसर हो, तो इसीलिए ये आंसर गलत हो गया है, ठीक है, इसका आंसर आयोग को बदलना पड़ेगा बाद में। अच्छा, अब यहाँ से एक बात ये जानो, 2025 की जब आप तैयारी करोगे तो यहाँ से एक चीज देखो, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है ना, जैसे एडम स्मिथ हो गए, ठीक है, कीन्स हो गए जिनका नाम यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, ऐसे और भी आप देखना, आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज उठा के, इनके बारे में थोड़ा सा देख के जाना कि इन्होंने किस फील्ड में काम किया था, ठीक है, किस चीज़ पे काम किया था, और साथ में इनकी अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक होगी ना उसको भी देखना, जैसे एडम स्मिथ की मैंने आपको बताई वेल्थ ऑफ नेशन है, ऐसे इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी उनको देखना, क्योंकि अक्सर पीसीएस पूछ लेता है, इनकी बुक्स वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन